नमस्कार, मैं डॉक्टर वसुंधरा मिश्र। आज इग्नू के इस कक्षा में हम MSD 5 का शब्द शक्ति विवेचन के बारे में चर्चा करेंगे, जहां आपको शब्द शक्ति क्या होती है और अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इस पर भी विचार करेंगे और इनका क्या महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि भारतीय काव्यशास्त्र में शब्द शक्तियों के विवेचन की एक सुदीर्घ और सुचिंतित परंपरा रही है। शब्द और अर्थ के विवेचन की एक झांकी प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस और होरेस में मिलती है, जहां भाषण कला और वक्तृत्व कला इसमें भी हमें दिखाई पड़ती है। I.A. रिचर्ड्स और ऑगडेन की पुस्तक द मीनिंग ऑफ मीनिंग में भी मिलती है। रिचर्ड्स तो अपनी पुस्तकें प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, इसमें अर्थ मीमांसा बराबर चर्चा करते रहे हैं। T.S. इलियट तथा नई समीक्षा, शैली विज्ञान, संरचनावाद आदि से लेकर डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी, विनिर्मितवाद आदि के प्रवर्तक देरिदा जो थे, वहाँ तक यह चिंतन गतिशील रहा है। हिंदी में हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस मीमांसा के निबंधों तथा टिप्पणियों में शब्द शक्तियों की बहुत चर्चा की है। शब्द की शक्ति अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। शब्द का कारण, जिसके द्वारा कार्य का संपादन होता है, उसे व्यापार कहा जाता है। जिस प्रकार हम देखते हैं घड़ा बनाने वाले के लिए मिट्टी, चाक और दंड तथा कुम्हार आदि कारण हैं, और चाक का घूमना वह व्यापार है जिससे घड़ा बनता है। उसी तरह अर्थबोध कराने में शब्द कारण है तथा अर्थबोध कराने वाले व्यापार को अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तथा तात्पर्य वृत्ति आदि कहते हैं। भारतीय आचार्यों ने इन्हीं को शक्ति या वृत्ति का नाम दिया है। आचार्य विश्वनाथ ने इसे शक्ति का नाम दिया है और मम्मट ने इसे ही वृत्ति कहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय आचार्यों ने अर्थ के 3 प्रमुख भेद बताए हैं: वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। एक चौथे प्रकार का भी भेद है जो तात्पर्यार्थ कहा जाता है। उसमें विद्वानों के बहुत सारे मतभेद हैं। हम उसमें न जाकर अपनी बात पर आते हैं। वाच्यार्थ की उपलब्धि अभिधा व्यापार से होती है, अर्थात साक्षात जो संकेत दिए गए अर्थ हैं, जो शब्द अभिधा व्यापार द्वारा बोध कराता है, वही वाचक कहलाता है। वाचक शब्दों से जो प्राप्त अर्थ है उसको वाच्यार्थ कहते हैं। लक्ष्यार्थ में लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंग्यार्थ में व्यंजना शक्ति सक्रिय होती है। यहीं पर हम इसको अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तथा तात्पर्य वृत्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति क्या है? अभिधा से जो अर्थ मिलता है उसे मुख्यार्थ कहते हैं, क्योंकि सामान्य मानव जीवन भाषा के जो भी चलता है वह अभिधा व्यापार से ही चलता है। साक्षात संकेतित अर्थ के बोधक व्यापार यानी मूल कारण को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा व्यापार की लोक व्यापकता को देखते हुए कुछ आचार्यों ने अभिधा को लक्षणा व्यंजना की तुलना में ज्यादा महत्व दिया है। अभिधा जो है उत्तम काव्य है,
मध्यम लक्षणा क्षीण है, अधम व्यंजना रस कुटिल, उल्टी कहत प्रवीण जैसे कथन इसी चिंतन परंपरा की ओर ध्यान दिलाते हैं। पश्चिम में भी क्लैरिटी, पर्सपिक्विटी को गद्य और पद्य दोनों में महत्व दिया गया है। कारण यह है कि मुख्यार्थ के बिना लक्षणा व्यंजना का कार्य हो ही नहीं सकता है। अभिधा में लक्षणा व्यंजना से ज्यादा लोक विस्तार है। वाचक शब्द क्या है? वाचक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो मुख्यार्थ अथवा साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराते हैं। वाचक को संकेतित शब्द भी कहते हैं। अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। वाच्यार्थ के अन्य नाम भी हैं, इनको प्रसिद्धार्थ, मुख्यार्थ या साक्षात संकेतित भी कहते हैं। साक्षात संकेतित का अर्थ क्या हुआ? शब्द के गुण, जाति, द्रव्य तथा क्रिया से निर्धारित होता है। अभिधा शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों का पता चलता है। पहला रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनका अर्थबोध लोक प्रचलन की समुदाय शक्ति द्वारा होता है, जिनकी व्युत्पत्ति नहीं होती, जैसे घोड़ा, गढ़। यौगिक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका अर्थबोध प्रकृति और प्रत्यय की शक्ति द्वारा होता है, जैसे सुधांशु, दिनकर, दिवाकर आदि। योगारूढ़ शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका अर्थबोध अवयवों की शक्ति के सहयोग से होता है, जैसे जलज, इसका यौगिक अर्थ है जल से उत्पन्न, पर योग रूढ़ अर्थ है कमल। वस्तुतः अभिधा व्यापार द्वारा वाचक शब्दों से अर्थ का स्पष्ट या प्रत्यक्ष संकेत मिलता है। जैसे गो शब्द कहने से एक पशु का बोध होता है। गो शब्द कहते हैं या घर कहते हैं तब हमारा संकेत जाति से होता है, अर्थात व्यक्ति से होता है। इस प्रश्न को लेकर भी बहुत विवाद चला है। जैसे कोई कहे कि गाय सड़क पर जा रही है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि गाय जाति के सभी प्राणी सड़क पर चल रहे हैं। उसका प्रयोजन केवल एक विशेष गाय से होता है। इस तरह से हम 4 अर्थों में इसको ग्रहण कर सकते हैं, या जाति, गुण, क्रिया और यदृक्ष। बौद्ध दार्शनिकों का विचार है कि संकेत ग्रह अपोह में होता है, अर्थात अपोह रूप अर्थ में ही शब्द का संकेत है। गो शब्द कहने से सभी पदार्थों का निराकरण हो जाता है। केवल गो शब्द से गो अर्थ का बोध होता है। बौद्ध लोग जाति अथवा व्यक्ति में संकेत ग्रह नहीं मानते। उसी तरह से पश्चिम में रिचर्ड्स तथा आगडेन ने द मीनिंग ऑफ मीनिंग में शब्द को प्रतीक या चिन्ह या संकेत मात्र मानकर प्रमुख रूप से शब्द का मुख्य अर्थ और प्रसिद्ध अर्थ का ही विवेचन किया है, क्योंकि शब्द का अभिधेय अर्थ ही लोक व्यवहार से सर्वाधिक अर्थव्याप्ति रखता है। लक्षणा शब्द शक्ति जो होता है, वहाँ लक्षक या लाक्षणिक शब्द का प्रयोग हो तभी वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाता है। जो मुख्यार्थ में बाधा देता हो, मुख्यार्थ का अमुख्यार्थ हो के साथ योग का आवश्यक संबंध हो, रूढ़ि अथवा प्रयोजन का कारण रूप में विद्यमान हो। यहाँ लक्षणा मूलतः अर्थ का व्यापार है। शब्द में वह आरोपित है। रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर लक्षणा के 2 भेद हैं, रूढ़ा और प्रयोजनवती लक्षणा। इन दोनों के उदाहरण इस तरह से हैं, एक को कर्मणि कुशल और दूसरा
गंगायाम घोषः। साहित्य में इस तरह की लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण मिले हैं जिसे मम्मट ने दिया है। रूढ़ा लक्षणा में कुशल शब्द का अर्थ है कुश। कुश माने घास, घास को उखाड़कर लाने में जो चतुर है। इस कार्य के लिए चतुरता जरूरी है। इस तरह से जैसे आंख का तारा होना, आंख का काटा होना, ये रूढ़ा लक्षण के अंतर्गत आते हैं। प्रयोजनवती लक्षणा में गंगायाम घोषः का अभिधा में अर्थ होगा गंगा में अहीरों की बस्ती। कहने का प्रयोजन है कि गंगा तट पर जहाँ अहीरों की बस्ती है वहाँ वही शीतलता और पावनता है जो गंगा की धारा में है। यहाँ प्रयोजन व्यंजना का विषय है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने लक्षणा के 80 भेद बताए हैं। गंगायाम घोषः में गंगा शब्द का अर्थ अगर तट किया जाए तो लक्षण लक्षणा होगी और गंगा तट अर्थ किया जाए तो उपादान लक्षणा। बहुत सारे इसके भेद हमें मिलते हैं। इसी तरह व्यंजना शक्ति जो है वह अभिधा और लक्षणा के अतिरिक्त जब हम तीसरी शक्ति शब्द शक्ति का नाम करते हैं तो वह है व्यंजना शब्द शक्ति। विद्वानों ने व्यंजना शब्द की व्युत्पत्ति की ओर प्रायः ध्यान दिया है। अंजन, अंजन शब्द में जब हम वी उपसर्ग लगाते हैं तो व्यंजन शब्द बनता है। अतः व्यंजन शब्द का अर्थ हुआ कि एक विशेष प्रकार का अंजन, आँखों में लगा हुआ अंजन। जिस प्रकार दृष्टि दोष को दूर कर उसको स्वच्छ और निर्मल बनाता है, उसी प्रकार व्यंजना शक्ति शब्द के मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ती हुई उसके मूल में छिपे हुए अकथित अर्थ को बताती है। अभिधा लक्षणा अपने अर्थ का बोध कराकर जब विरत हो जाती है तब जिस शब्द शक्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ ज्ञात होता है उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में व्यंजना व्यंग्यार्थ के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हुआ है। ध्वन्यार्थ, आक्षेपार्थ, सूच्यार्थ, प्रतीयमानार्थ आदि। तो अभिधा और लक्षणा का संबंध प्राय शब्द से होता है, किंतु व्यंजना शब्द के साथ अर्थ पर भी आधारित होती है। ध्वन्यालोक में अभिनवगुप्त ने पहले ही छंद में यह घोषित किया कि काव्य की आत्मा ध्वनि है। भारतीय दर्शन में भी व्यंजना एवं अभिव्यक्ति की चर्चा बहुत प्राचीन है। सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने व्यंजना के बारे में कुछ जो अपने तर्क दिए हैं वह ये है कि समान अर्थ के बोधक शब्दों का अभिधेयार्थ सर्वत्र एक ही होता है, परंतु व्यंग्यार्थ भिन्न हो सकता है। वाच्यार्थ केवल शब्द में ही रहता है, पर व्यंग्यार्थ शब्द के एक अंश शब्द के अर्थ और वर्णों की स्थापना विशेष में रहता है। वाच्यार्थ से केवल वस्तु का ही ज्ञान होता है, पर व्यंग्यार्थ से चमत्कार और आनंद का आस्वादन उत्पन्न होता है। व्यंजना शब्द शक्ति के भी दो भेद माने हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। इसी तरह से तात्पर्य वृत्ति जो एक है, इसका जो अभिधा वृत्ति द्वारा वाक्यगत प्रत्येक पद का वाच्यार्थ जब ज्ञात हो जाता है, उसके बाद जिस वृत्ति द्वारा हम उन पदों को उनका तात्पर्य समझते हैं, अन्वित अर्थ समझते हैं, उसको तात्पर्य वृत्ति कहा गया। तात्पर्य वृत्ति जो है यह चतुर्थ शक्ति के बारे में विद्वानों का बहुत मत है, लेकिन अभिनवगुप्त, मम्मट
आदि ध्वनिवादी आचार्यों ने तात्पर्य वृत्ति को व्यंजना से अलग माना है। परंतु कई लोग जो हैं आजकल नए जो हम देखते हैं नए युग में नई समीक्षा इत्यादि की जो बात आती है वह यहीं से शुरू होती है। तो हम कह सकते हैं कि आकांक्षा, योग्यता तथा सन्निधि तीन कारण मिलकर अर्थ को और भी अधिक आगे बढ़ाते हैं। स्मृति, मति, प्रज्ञा अर्थात त्रिकालदर्शी प्रतिभा ही तात्पर्य वृत्ति का आधारभूत तत्व है। पश्चिम में एम्प्लॉयड मीनिंग अर्थात गूढ़ार्थ और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग अर्थात संदर्भगत अर्थ को न्यू क्रिटिसिज्म, शैली विज्ञान, संरचनावाद में बहुत महत्व मिला है। नव्य अरस्तुवादी आलोचक भी प्लॉट की जब चर्चा करते हैं तो यह समझते हैं कि भाई किस तरह से हमें इसका तात्पर्य किस तरह से आएगा, किस तरह से उन पदों का अर्थ ज्ञात होगा। तो सब कुछ जब निचोड़ समझ लीजिए उसी को हम तात्पर्य वृत्ति कह सकते हैं। आलोचकों का एक वर्ग भी देश विदेश में है, जैसे टी.एस. इलियट, F.R. लीविस आदि जो हैं वह तात्पर्य और व्यंजना या सजेस्टिविटी को एक ही मानते हैं। इस तरह से नई समीक्षा तो अपने आप ही इस कार्य के लिए प्रसिद्ध है। संस्कृत में भाष्य टीका पद्धति में इसे विश्लेषणात्मक, गवेषणात्मक समीक्षा कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा दोनों का जोर शब्द अर्थ विश्लेषण पर रहा है। विश्लेषण तभी संभव है जब आलोचक शब्द की विभिन्न शक्तियों, अर्थभेद की विभिन्न पद्धतियों और भेदों प्रभेदों से गहरा परिचय रखता हो। शब्द और अर्थ की व्याख्या अर्थ मीमांसा के आधार पर मूल्य मीमांसा का जो आज कार्य हो रहा है आलोचना में, उसकी अपनी उपयोगिता और सार्थकता है। आज इस कक्षा में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।